बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज़ में रुख करेंगे शहर क़ायद का, जहां की सियासत में बड़ी तब्दीली दिखाई दे रही है। गवर्नर सिंध की मुख्तलिफ धड़ों को एक करने के लिए PSP रहनुमाओं से मुलाकात हुई। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी PSP के दफ्तर पाकिस्तान हाउस पहुँचे। इस मौके पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। PSP कारकुनों ने फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई। रात गए गवर्नर सिंध पाकिस्तान हाउस जब पहुँचे तो ये मनाजिर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। जब यहाँ पे पहुँचे तो जहाँ PSP के कारकुनान यहाँ पे मौजूद थे, उनकी जानिब से इस्तकबाल किया गया गवर्नर का। उन पर फूलों की पत्तियाँ निछावर की गईं। गवर्नर ने कहा कि राज के इस पहर, इस शानदार इस्तकबाल का मैं खैर मकदम करता हूँ। उनकी जानिब से कारकुनान का शुक्रिया अदा किया गया। अंदर गए तो मुस्तफ़ा कमाल ने उन्हें वेलकम कहा और फूलों का गुलदस्ता भी उनकी जानिब से पेश किया गया। तो ये उनका मकसद है कि कराची के लिए तमाम लोग मिलकर काम करें। गवर्नर सिंध की मुख्तलिफ धड़ों को एक करने के लिए कोशिशें जारी हैं। ऐसे में उनकी एक कोशिश थी, PSP रहनुमाओं से उनकी मुलाकात हुई। वो पाकिस्तान हाउस पहुँचे। मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से ये कहा गया कि आपका खैर मकदम करते हैं और मिलकर काम करने के लिए हम तैयार हैं। गवर्नर कामरान टेसूरी PSP के दफ्तर पाकिस्तान पहुँचे। इस मौके पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कारकुनान की जानिब से उन पर फूलों की पत्तियाँ भी निछावर की गईं। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार से भी उनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने मुलाकात के बाद कहा कि कोई एक जमात मुल्क के मसाइल को हल नहीं कर सकती। कौमी मफाद के लिए अपनी ज़ाती सियासत को पीछे रखना होगा। पाकिस्तान को मसाइल से सिर्फ कराची ही निकाल सकता है। MQM से बराह रास्त या खुफिया कोई बात नहीं हुई। गवर्नर सिंध हमारे भाई हैं, इनसे दूसरी बार आज मुलाकात हुई है। पाक ज़मीन पार्टी ये समझती है कि पाकिस्तान आज जिस तरह की मुश्किलात से गुजर रहा है, एक इंसान उसको फील कर रहा है कि उसके पास बिजली नहीं है, उसके पास गैस नहीं है, उसके पास रोज़गार नहीं है, उसकी महंगाई उरूज पर जा चुकी है, घर नहीं चल रहा, दवाएं नहीं हैं, तालीम नहीं है और होप आहिस्ता आहिस्ता छिनती चली जा रही है। रोज़ाना खबर पढ़ते हैं, सुनते हैं कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। IMF ने जो है वो और शर्तें लगा दी हैं और मुश्किल, इससे भी ज़्यादा मुश्किल टाइम आने वाला है। तो ये ऐसे हालात, ऐसे मौके जब कौमों पर आते हैं तो वो कोई एक पार्टी, कोई एक हुकूमत, कोई एक ग्रोह वो इन मसाइल को अकेले हल नहीं कर सकता। ऐसे मौके पे हम ये समझते हैं कि मुल्कों को इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की ज़रूरत होती है, साथ जुड़ने वाली पॉलिटिक्स की ज़रूरत होती है, जहाँ पर लोग अपनी ज़ाती सियासत, अपनी अपनी पर्सनल बात को पीछे रखकर कौमी मफाद, लोगों के मफाद, अवामी मफाद की खातिर किसी की बात माने, अपनी बात करें, किसी और की भी बात माने और कुछ ऐसा हो कि जहाँ पर साथ जुड़कर मिलकर इस काम को आगे चलाया जा सके, मुल्क को इस बुरान से निकाला जा सके। ये शहर आज जो अमन का गहवारा है, इसमें हमारा हिस्सा है, हम इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं। गवर्नर साहब ने हमसे पहली मुलाकात में अपनी बात रखी, सामने बात रखी कि हमें शहर के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। हमारी MQM से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, खुफिया या जलवत में या खलवत में कोई बात नहीं हुई है, ना आज तक हुई है। हमारी आज दूसरी मीटिंग है गवर्नर कामरान साहब के साथ। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने मुस्तफ़ा कमाल के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं, हम सब क्या कर रहे हैं। टूटी सड़कें हैं, उबलते गटर, गंदी गलियां, किस बात की सज़ा दी जा रही है। कोई मसीहा नहीं आएगा, हमें खुद आगे बढ़कर मसीहा बनना होगा। रोशनियों के शहर को मुजरिमों का शहर बना दिया गया। कराची के लोग नाराज़ हैं क्योंकि हमने उनके लिए कोई काम नहीं किया। कराची सबका दोस्त है मगर उसका कोई दोस्त नहीं। भाई भाई के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें ख़त्म करना होंगी, मिलकर कराची के लिए काम करना होगा। मैं जोड़ने आया हूँ, तोड़ने नहीं आया। ये टूटी हुई सड़कें, उबलते हुए गटर, गंदी गलियां, किस लिए, किस बात की सज़ा दी जा रही है। ये जो शहर कराची है जो सबका दोस्त है, लेकिन बड़े अरसे से मुझे इसका कोई दोस्त नज़र नहीं आ रहा। कोई मसीहा नहीं आएगा, हमें खुद ही मसीहा बनना पड़ेगा, हमें खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। सगा भाई सगे भाई के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। जिस शहर कराची को कहते थे कि ये मईशत का शहर है,
यहाँ से सब कुछ पाकिस्तान चलाया जाता है, तो उस मईशत के शहर को, रोशनियों के शहर को मुजरिमों का शहर बना दिया। मैं समझता हूँ कि इख्तलाफात और एक दूसरे को तनकीद और एक दूसरे को ठीक करना अब छोड़ देना पड़ेगा। एक बात पे इत्तेफाक ज़रूर है कि हमने सबने मिलजुल कर आइंदा आने वाले दिनों में इस शहर कराची के लिए, देखें एक लफ्ज़ मैं कह देता हूँ कि मैं जोड़ने आया हूँ, तोड़ने नहीं आया। कौमी असम्बली में पीटीआई अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी के मामले पर स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ और तहरीक इंसाफ के वफ्द में मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। पीटीआई वफ्द इज्तिमाई इस्तीफ़ों की मंजूरी, जबकि स्पीकर एक की हाज़िरी लाजमी के मौक़िफ़ पर डटे रहे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली की इस्तीफों की मंजूरी के मामले पर डेडलॉक बरकरार। इस्तीफे रोकना गैर आईनी है, असद कैसर। कवायद पर अमल होगा, मुल्क को मुफाहमत की जरूरत है, वापस पार्लिमान आ जाएं, राजा परवेज अशरफ की पेशकश। तहरीक इंसाफ के असद कैसर, कासिम सूरी, आमिर डोगर, शबीर कुरैशी, फहीम खान, अताउल्ला, अमजद खान न्याजी, ताहिर इकबाल, जाहिद अकरम दुर्रानी पर मुश्तमिल वफ्द ने स्पीकर राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की। स्पीकर का कहना था कि अरकान को खत लिख कर बुला लेता हूँ, ये नहीं हो सकता कि सब इज्तिमाई तौर पर आकर इस्तीफे मंजूर कराएं। इज्तिमाई इस्तीफों की इजाजत आइन और कानून नहीं देता। साबिक डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफा मंजूर करके गैर आइनी काम किया। बहुत से अरकान ने हाजिरियां लगवा ली, कई ने छुट्टी ले ली। जिस वक्त इस्तीफा स्पीकर के पास आता है तो स्पीकर उस मेंबर को बुलाएगा और बिल्कुल प्राइवेसी में, कॉन्फिडेंस में उनसे ये बात करेगा कि क्या आपने ये इस्तीफ़ा खुद लिखा है, आप पर कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई ऐसा मामला तो नहीं है। और अगर स्पीकर को ये महसूस हो ये इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते तो स्पीकर पे लाजम है कि वो उसका इस्तीफा कबूल न करें। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा कि कासिम सूरी ने बतौर स्पीकर कानून के मुताबिक दस्तखत कर दिए थे। मौजूदा स्पीकर का फैसला जानिबदार है। स्पीकर साहब ने जो है ना वो रोके रखे, जो कि गैर कानूनी है, क्योंकि एक एक्स स्पीकर ने जो प्रोसेस मुकम्मल करके कानून के मुताबिक करके वो मंजूर करवाए थे, तो वही हम समझते हैं कि उसी की इम्प्लीकेशन निकाली जाए, क्योंकि वो स्पीकर था, उसने जो फैसला किया कानून के मुताबिक किया। असद कैसर का कहना था कि हमने अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया है, देखना है कि ये क्या करते हैं, हम सब का एक साथ इस्तीफ़ा मंजूर करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में महंगाई, बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा कि 3 हफ्तों बाद इमरान खान दोबारा सड़कों पर होंगे। इमरान खान के तदब्बुर की वजह से मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत पार्टी की सीनियर लीडरशिप के इजलास में मुतफ़िका तौर पर मुजव्वज़ा टेक्नोक्रेट सेटअप को मुस्तरद करने का ऐलान किया गया। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का 2 जनवरी को तलब करदा इजलास भी मौखर कर दिया गया। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में फवाद चौधरी का कहना था कि सीनियर क़यादत ने आज़म स्वाति के मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जुमा से तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में महंगाई और बिजली गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का आगाज करेगी। 3 हफ्तों बाद इमरान खान इस तहरीक को ज्वाइन करेंगे। टेक्नोक्रेट हुकूमत की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। टेक्नोक्रेट हुकूमत की जिस तरीके से बाज़गश्त सुनाई दे रही है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने आज इसके ऊपर गौर किया है और इसको मुस्तरद किया है। किसी तौर के ऊपर भी टेक्नोक्रेट हुकूमत की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि पंजाब में हम अक्सरियती पार्टी हैं, हुकूमत बनाना और तहलील करना हमारा हक है। स्पीकर पंजाब असम्बली को कहने जा रहे हैं कि आसफ अली जरदारी और नासिर शाह के दौरे पंजाब की तफसील बारे इलेक्शन कमीशन को लिखा जाए। पाकिस्तान के अवाम को आइन में दिए गए हकूक, आइन में दिया गया सियासी निज़ाम उनका हक है। फंडामेंटल राइट्स जिस तरह सस्पेंड हैं गुज़श्ता 8 महीनों से पाकिस्तान के अवाम के, वो फौरी बहाल किए जाएं, पाकिस्तान का आइन बहाल किया जाए और इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे के तकाजे हैं, हमारे इस्तीफे उनके पास आए हैं, ये कबूल नहीं कर रहे, लिहाजा अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सेनेटर्स को आज़म स्वाति केस में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ उजागर करने का टास्क दे दिया। इमरान खान कहते हैं कि पीडीएम हुकूमत इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों की मुर्तकिब हो रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से ज़मान पार्क में पार्टी सेनेटर्स की मुलाकात। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर सेनेट के फ्लोर पर भरपूर आवाज़ उठाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी मौक़िफ़ बयान किया जाएगा।
इमरान खान का कहना था PDM आईनी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रही है। इजलास के बाद सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर वसीम शहजाद का कहना था कि आजम सवाती के साथ होने वाला सलूक काबिले मजम्मत है। एक मफरूर को जमानत मिलती है, दूसरी जानिब आजम सवाती को अभी तक जमानत नहीं मिली। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। सेनेट के अंदर और बाहर अपनी सियासी जदोजहद जारी रखेंगे। कानून में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है और ये आइन के ऐन मुताबिक है। हमारी पिटीशंस भी, हमारी एप्लीकेशंस भी जो सेनेटर्स ने आला अदलिया को लिखी वो भी अब तक वहाँ पर पड़ी हुई हैं। सेनेटर एजाज चौधरी का कहना था कि 75 साला बुजुर्ग सेनेटर रियासती तशद्दुद का शिकार है। आजम सवाती का जुर्म ये था कि उसने NRO 2 के खिलाफ आवाज उठाई। हमारा मुतालबा है आजम सवाती को रिहा किया जाए। 75 साला ईवान बाला का रुकन आजम सवाती बदतरीन तशद्दुद, रियासती गुंडागर्दी और बदमाशी का शिकार है। उसका कसूर सिर्फ ये है कि उसने ये कहा था कि NRO 2 ये उनका गुनाह था पहला, जिसके नतीजे में उनके बच्चों, उनके पोतों पोतियों के सामने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सेनेटर फैसल जावेद और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि PDM के दौर में इंसानी हुकूक की पामाली उरूज पर पहुंच चुकी है। आगे बढ़ते हैं। खबर है ज़िला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान जाम शहादत नोश कर गए, जबकि 2 दहशत गर्द हलाक हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सलामती को चैलेंज करने वालों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। जिला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। पाक फौज के 3 जवान बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। 2 दहशत गर्द हलाक दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक शोहदा में 43 साला सूबेदार शुजा मोहम्मद, 32 साला नाइक मोहम्मद रमजान और 30 साला सिपाही अब्दुल रहमान शामिल हैं। हलाक दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में मौजूद दहशत गर्दों को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया और शोहदा के अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत की है। वजीर आजम ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ आईनी अज़्म और साबित कदमी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तान की सलामती को चैलेंज करने वालों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कौम की दुआएं अपनी बहादुर अफवाज के साथ हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला शुहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील दे। मुल्क में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज बुलाया है, जिसमें नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की लहर में इजाफे की वजूहात भी ज़ेर बहस आएंगी, जिनसे निपटने के लिए काम करने वाले इदारों की कारकर्दगी और मसाइल का भी जायज़ा लिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सलामती से मुताल्लिक़ मामलात, फ़ौज के पेशा वराना उमूर, अमन व अमान की सूरत हाल और आज कौमी सलामती कमेटी के होने वाले इजलास के एजेंडे पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। ज़रा के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सलामती से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। फ़ौज के पेशा वराना उमूर पर भी बात हुई। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी से सख्ती के साथ निमटने के अज़्म का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने मुल्क के दिफा में जान कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। मुलाकात में कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुताल्लिक़ उमूर भी ज़ेर गौर आए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि दहशत गर्दों को उनके मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले कभी पस्त नहीं होंगे। पूरी कौम बहादुर सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज तहसीन पेश करती है। कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट देखिए। आगे बढ़ते हैं। वज़ारत दाखिला बलूचिस्तान ने गवादर में एक माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। गवादर में धरना देने और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक गवादर में एक माह के लिए रैली निकालने, धरना देने और 5 या इससे ज़्यादा अफराद की इकट्ठा होने पर पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश भी ममनू करार दे दी गई है। दफ़ा 144 गवादर में जारी धरने की वजह से अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होने के बाइस लगाई गई है।
وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگوے کہتے ہیں کہ گوادر کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف ہر صورت کارروائی کی جائے گی۔ شرپسندوں کا مسئلہ مطالبات منوانا نہیں، پس پردہ سیاسی مقاصد اور کسی کی مداخلت بھی ہو سکتی ہے۔ کرمنل FIRs ختم نہیں ہو سکتی، وہ کوئٹہ میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ گوادر جو ہے پاکستان کا مستقبل ہے، پاکستان کا ہب بننے جا رہے ہیں۔ شرپسند عناصر جو احتجاج کے آڑ میں ملک کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور گوادر کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے خلاف ہر صورت میں کارروائی ہوگی۔ پہلے انہوں نے 12 مطالبات تھے، پھر ان کے مطالبات 38 ہو گئے، پھر ان کے مطالبات 42 ہو گئے۔ یہ بات تو کلیئر کٹ ہے کہ ان کا جو وہ ہے مفاد ہے نہ ان مسئلوں سے ہے، نہ ان مطالبوں سے ہے، نہ ان مطالبات کے حل سے ہے۔ اس میں سیاسی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کسی کی مداخلت بھی ہو سکتی ہے، تو ہماری ایجنسیاں، ہمارے ادارے اس چیز پر ہم سب لگے ہوئے ہیں کہ آخر یہ بندہ ایسے کر کیوں رہا ہے۔ کرمنل FIRs جو ہیں اس کو میرے خیال میں ختم کرنا ہمارے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ گورنر غلام علی نے صوبائی حکومت کے ہیلی کاپٹر کو گورنر ہاؤس میں لینڈنگ کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ صوبائی حکومت سے 3 بار ہیلی کاپٹر کی درخواست کی لیکن انکار کیا گیا اور ہیلی کاپٹر فراہم نہ کرنے سے متعلق تضاد بیانی کی جاتی رہی۔ گورنر نے کہا اگر یہ حکومت پاکستان کا ہیلی کاپٹر ہے تو اترے گا، لیکن انہوں نے ہیلی کاپٹر کو ذاتی بنایا ہوا ہے تو اس کے لیے انتظام بھی کریں۔ جبکہ اسپیکر اسمبلی مشتاق غنی نے جوابی نوٹ میں گورنر کے دستخط نہ کرنے کو آئین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف علی کہتے ہیں کہ گورنر KP کسی خوش فہمی کا شکار ہیں، وہ چند روز کے مہمان ہیں۔ اگر ہیلی کاپٹر لینڈنگ روکنے کی کوشش کی تو گورنر ہاؤس کو تالے لگا دیں گے کیونکہ باہر ہماری عملداری ہے۔ سا گورنر کا عہدہ یار آج کل تو مطلب جو بالکل فارغ ہوتے ہیں اس کو اس عہدے میں بٹھا دیتے ہیں۔ یہ بیان آ رہا ہے، مطلب میں اس طرح کے بیانات کو زیادہ پسند نہیں کروں گا کہ میں کسی پہ وہ حملے کروں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ شاید وہ کوئی زیادہ ہی کیا کہتے ہیں خوش فہمی کا شکار ہو گئے ہیں گورنر بننے کے بعد۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنر ہاؤس میں وہ ہیلی کاپٹر کو لینڈ کرنے سے منع کریں گے تو گورنر ہاؤس تو ان کا ذاتی تو نہیں ہے، ان کے نام پہ انتقال شدہ نہیں ہے، یہ تو حکومت پاکستان کا گورنر ہاؤس ہے۔ اور اگر آپ پہلے تو آپ روک نہیں سکتے ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ کو، لیکن اگر آپ ایسی کوئی کوشش کریں گے تو ہم بھی بڑے آرام سے گورنر ہاؤس کے گیٹ کو باہر سے تالا لگوا کے آپ کو گورنر ہاؤس کے اندر بند کر دیں گے، کیونکہ گورنر ہاؤس کے باہر تو ہماری عملداری ہے۔ پنجاب کابینہ نے سرکاری محکموں میں منظور شدہ آسامیوں پر بھرتی کی منظوری دے دی ہے۔ 2 بچوں تک خاندان محدود رکھنے والے جوڑے کو گرانٹ ملے گی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے اساتذہ کو ریگولر کرنے کا جائزہ لینے کے لیے وزارتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا 8واں اجلاس سوشل پروٹیکشن پالیسی کی منظوری۔ عوام کی فلاح و بہبود کے پروگرام ایک ہی اتھارٹی کے تحت ہوں گے۔ محکمہ زکوٰۃ و عشر، سوشل ویلفیئر اور بیت المال کے انضمام سے محکمہ سوشل پروٹیکشن بنایا جائے گا۔ فیملی پلاننگ پنجاب احساس پروگرام کے ساتھ منسلک 2 بچوں تک خاندان محدود رکھنے والے جوڑے کو گرانٹ ملے گی۔ خاتم النبیین یونیورسٹی کے لیے 1 ارب روپے مختص۔ داتا دربار ملٹی سٹوری پارکنگ پلازا، اوور ہیڈ برج اور انڈر گراؤنڈ گزرگاہ بنانے کے لیے 3 ارب روپے کی منظوری دی گئی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے اساتذہ کو ریگولر کرنے کا جائزہ لینے کے لیے وزارتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ میاں اسلم اقبال، محمود رشید، مراد راز، ہاشم ڈوگر، آصف نکئی کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ محکمہ محنت، بلدیات، ایکسائز، خوراک، اسپیشل ایجوکیشن اور دیگر محکموں میں منظور شدہ اسامیوں پر بھرتی کی منظوری۔ شاہ جیونا کو تحصیل بنانے کی بھی کابینہ نے منظوری دے دی۔ ٹیفٹا کے لیے 40 کروڑ روپے کی لاگت سے 25 نئی بسیں خریدی جائیں گی۔ پنجاب کابینہ نے لاہور میں فلم پروڈکشن اسٹوڈیو اور سینما کمپلیکس بنانے کا بھی فیصلہ کیا۔ فیصل آباد میں 189 کنال اراضی جرنلسٹ ہاؤسنگ اسکیم کے نام منتقل کرنے اور 25 کروڑ روپے کی گرانٹ کی منظوری دی گئی۔ لاہور کی صحافی کالونی فیز 2 کے لیے اراضی کی روڈا سے پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کو منتقلی کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ پنجاب کابینہ نے سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز جمع کرنے پر عمران خان کو خراج تحسین پیش کیا۔ سال 2022 پاکستان کے لیے خارجہ محاذ پر چیلنجز سے بھرپور رہا۔ اہم عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات میں سد مہری کے ساتھ دشمن کے مضموم پروپیگنڈے کا سامنا بھی تھا۔ وزارت خارجہ کو ملک کا امیج بہتر کرنے، دنیا کے ساتھ تعلقات میں گرم جوشی لانے اور مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں کس حد تک کامیابی ملی، بتا رہے ہیں اسلام آباد سے عامر سعید عباسی اپنے رپورٹ میں۔
سال 2022 خارجہ محاذ پر چیلنجز کے ساتھ پاکستان کے لیے کامیابیوں کا سال رہا۔ امریکہ سے بھیجے گئے سائفر نے ملک کی سیاست میں ہلچل مچائی تو FATF گریڈ لسٹ سے نکلنے کی بڑی خوشخبری بھی ملی۔ رواں سال OIC وزرائے خارجہ کانفرنس کا پاکستان میں انعقاد ہوا تو G77 اجلاس کی سربراہی بھی پاکستان کے حصے میں آئی۔ GSP+ اسٹیٹس ملا اور شرم الشیخ میں COP27 کانفرنس میں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا قیام وزارت خارجہ کی اہم کامیابیاں ٹھہری۔ ہم نے کشمیر کا ایشو بھی اٹھایا in CFM and other activities of OIC۔ پاکستان کی ایک اور اہم کامیابی اسلاموفوبیا پر ایک انٹرنیشنل ڈے منانے کا فیصلہ تھا UNGA کا۔ دوسری جانب افغانستان کے ساتھ تعلقات میں ایک بار پھر تناؤ پیدا ہوا تو معاشی بحران کے باعث سفارتخانوں کو بھی مسائل کا سامنا رہا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے مسئلہ کشمیر اور انسانی حقوق کی پامالیوں پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اس جرأت مندانہ موقف کو پاکستان میں بھرپور پذیرائی ملی تو BJP نے ملک گیر احتجاج کیا اور بلاول بھٹو زرداری کے سر کی قیمت مقرر کر دی۔ دفتر خارجہ کے حکام پر امید ہیں کہ سال 2023 میں بھی پاکستان دوست اور پڑوسی ممالک کے ساتھ دیرینہ تعلقات میں بہتری لا کر ترقی کی نئی منازل طے کرے گا۔ کیمرامین جاوید قریشی کے ساتھ عامر سعید عباسی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ کراچی کے ضلع ملیر مسائل کی آماج گاہ بن گیا۔ نہ پینے کا پانی ہے، نہ صفائی کا انتظام۔ عوام کے ساتھ بلدیاتی امیدوار بھی پریشان ہیں کہ کیا ہوگا۔ لیاقت علی رانا کی رپورٹ۔ 5 لاکھ سے زائد آبادی کا ضلع ملیر باغات اور ہریالی کی جگہ رہائشی اسکیموں کا گڑھ بنتا جا رہا ہے۔ بڑھتی آبادی کے ساتھ بنیادی سہولیات بھی کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں۔ بلدیاتی الیکشن 3 بار ملتوی ہوئے، انتخابی مہم چلانے والے امیدوار اب بھی بے یقینی کا شکار ہیں۔ اس سے پہلے بھی 3 دفعہ ہم نے بھرپور یہ تیاری کی، کمپین چلایا، لیکن اینڈ 2-3 دن پہلے یہ کینسل کر دیتے ہیں۔ تو ابھی بھی ہمیں بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ سندھ حکومت الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ کینڈیڈیٹوں کے علاوہ جو آپ عوام میں دیکھیں لوگوں کو کہ کتنا لوگ صبر کریں گے۔ ہر بار ہم جاتے ہیں، لوگوں سے وعدے کرتے ہیں، لوگوں سے ہم باتیں کرتے ہیں بلدیات کے حوالے سے، علاقے کی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، جو خاص طور پہ ہمارے جو کام رکے ہوئے ہیں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے دیکھیں۔ امیدواروں کو الیکشن ہونے کا یقین نہیں، وہیں عام لوگ پانی نہ ملنے، صفائی ستھرائی، لوٹ مار اور سڑکوں کی تباہ حالی سے پریشان ہیں۔ ایک تو مین مسئلہ پانی کا ہے، دوسرا صفائی کا۔ اگر 2 یہ مسئلے حل ہو جائیں نا تو میرے خیال میں کافی وہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر الیکشن ہوتی ہے تو ہمارے پاس تو میرا سب سے پہلے تو میٹھا پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ رستے ہیں، ہمارے حالات یہ ہیں، آپ دیکھ رہے ہو۔ جو بھی آتے یہاں وعدے کرتے اور پھر آرام سے ڈیفینس میں بیٹھ جاتے ہیں، تو ہم کو ایسے بندوں کا کیا ضرورت ہے؟ ملیر ٹنکی روڈ اگر ایک طرف سے ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے ٹریفک کے لیے 5 سال سے بند ہے تو ملیر کا ڈملوٹی سے پینے کے پانی کی فراہمی کا منصوبہ 4 سال سے التوا کا شکار ہے۔ ملیر کے باسی کہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کے بعد ہمارے مسائل کم ہو سکتے ہیں۔ کراچی کے دیگر علاقوں کی طرح ملیر کے عوام کا بھی سب سے بڑا مسئلہ پانی کی عدم فراہمی اور صفائی ستھرائی ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جلد بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں تاکہ ہمارے بنیادی مسائل حل ہوں۔ کیمرامین علی امام کے ساتھ لیاقت علی رانا، دنیا نیوز، کراچی۔ کا دورہ اسلام آباد 19 اور 20 جنوری کو متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری سے متعلق پاک روس ویڈیو لنک اجلاس ہوا، جس میں وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق مالک اور روسی وزارت توانائی کے حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان آئندہ ہونے والے انٹر گورنمنٹل کمیشن کے اجلاس کے ایجنڈے پر بات ہوئی۔ روسی وزیر توانائی کی سربراہی میں وفد 19 اور 20 جنوری کو پاکستان پہنچے گا۔ بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وادی نیلم کے سیاحتی مقام شاردا، گریسکیل اور رنگ سمیت دیگر علاقوں میں برف باری سے ہر منظر سفید ہو گیا۔ وادی کے زیری علاقوں اٹ مقام، کنڈل شاہی، کٹن ویلی اور ملحقہ علاقوں میں بادل برسے۔ برف باری اور بارش کے باعث اکثر علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انضماد سے نیچے گر گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وادی نیلم کے زیری علاقوں میں مزید بادل برسنے کا بھی امکان ہے۔ آزاد کشمیر کے تفریحی مقام پیر چناسی میں برف باری کے باعث متعدد سیاح پھنس گئے ہیں، جنہیں انتظامیہ نے ریسکیو کرتے ہوئے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ برف باری کی وجہ سے پھسلن کے پیش نظر ٹریفک کی آمد و رفت تعطل کا شکار ہے۔
पीच नासी में अब तक 4 इंच बर्फ पड़ चुकी है, जिसकी वजह से सड़क पर फिसलन और आम गाड़ियों के हमदरफ्त पर तातुल का शिकार रही। बर्फबारी के दौरान मुतादिद सयाह भी फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू 1122 पुलिस और सिविल इंतजामिया ने रेस्क्यू किया। कमिश्नर मुजफ्फराबाद के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में फंसे सयाहों की तादाद 50 के करीब थी, जबकि कुछ अफराद मकामी थे। तमाम लोगों को बहिफाजत गेस्ट हाउस मुंतकिल कर दिया गया है। उधर गलियात में बर्फबारी, मरी रोड पर दर्जनों गाड़ियां फंस गई। गाड़ियों में सैकड़ों सयाह महसूल हो गए। खवातीन और बच्चों समेत लोग सर्दी में वक्त गुजारने पर मजबूर। इंतजामिया मरी रोड से बर्फ हटाने में नाकाम नजर आ रही है। अभी तक सयाहों को निकालने के लिए इमदादी सरगर्मियां भी शुरू नहीं की जा सकी हैं। ये मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। रात गलियात के ये मनाजिर हैं जहाँ पर बर्फबारी हुई और जो सिलसिला अभी भी जारी है। सख्त सर्दी है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी हुआ है। ये गलियात का मरी रोड है जहाँ पे दर्जनों गाड़ियाँ फंस गई हैं और ऐसे में जो सयाह हैं यहाँ पे गाड़ियों में ही महसूल हो गए हैं, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। सर्दी में ये लोग वक्त गुजारने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं, जबकि इंतजामिया को मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया मरी रोड से बर्फ हटाने में ताहाल नाकाम दिखाई दे रही है। उधर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई। लाहौर समेत कई शहरों में बूंदाबांदी, स्मोक की शिद्दत में कमी आने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की भी तवक्को है। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश, सर्द और खुश्क मौसम की शिद्दत में कदरे कमी आ गई है। कसूर, ननकाना साहिब, शरकपुर शरीफ, गग्गू मंडी, बहावल नगर, लियाकतपुर समेत दीगर शहरों में भी बूंदे बरसी। महकमा मौसमियात ने 30 दिसंबर तक बारिशों की पेशगोई कर दी है। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 9 जबकि ज्यादा से ज्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हवा में नमी का तनासुब 84% रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 रिकॉर्ड किया गया। शहर में मजीद बारिश के बाद फिजाई आलूदगी के तनासुब में कमी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। फारसी की मुश्किल तरकीब, शायरी में कहीं शोखी तो कहीं जिंदगी की तलखियों का इदराक। नसर बाकिमा बेमिसल शायर मिर्जा असद गालिब के यौम पैदाइश के हवाले से लाहौर में शुरू होने वाली नुमाइश का अहवाल सुहेल कैसर की ज़बानी। 27 दिसंबर 1797 में पैदा होने वाले मिर्जा असदुल्ला गालिब, इनके आबाओ अजदाद का पेशा तो सुपाहगिरी था, लेकिन जाने क्या सूझी कि गालिब ने शेर व शायरी का मैदान चुन लिया और फिर तो जैसे इस मैदान में हमेशा के लिए अपने ही नाम का सिक्का जमा लिया। तभी तो आज भी बिला झिझक ये कहा जा सकता है कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां। और इस अजीम शायर के यौम पैदाइश की मुनासबत से लाहौर म्यूजियम में शुरू हुई नुमाइश ब्याद गालिब। इसमें गालिब के 16 के करीब खत हमने नुमाइश के लिए पेश किए हैं और इसके अलावा गालिब के कुछ दवावीन जिसमें कुलियात फ़ारसी और उर्दू के पुराने दीवान हैं, उनके पहले एडिशंस और गालिब पे छपी हुई डाक टिकटें, कुछ पेंटिंग्स और आर्ट वर्क्स भी इस नुमाइश का हिस्सा है। क्या खूब के जुबान की सादगी अशार की मानवी कदर कीमत पर कोई बुरा असर नहीं डालती, बल्कि उनके हुस्न में मजीद इजाफा करती हैं। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। तो बस इस नुमाइश के दौरान देखने वालों के हाथ बहुत कुछ लगा तो सभी इस चश्मे से खूब सैराब हुए। मुझे भी नोहा हुई है और जो मेरे साथ लोग आए, मेरे साथ कुछ यंगस्टर्स और आए, तो उनको भी उनके बारे में और उर्दू अदब के बारे में काफ़ी शौक भी पैदा हुआ है, उनके बारे में भी पता चला। बहुत एक रेवोल्यूशनरी पोइट थे जिन्होंने फंडामेंटली चेंज कर दिया था पोइट्री को, उर्दू पोइट्री को, पर्शियन पोइट्री को। मिर्जा गालिब के वो खतूत भी नुमाइश का हिस्सा रहे जो आगे चलकर आसान और मकबूल उर्दू की बुनियाद बने और कलाम गालिब के हवाले से मुतअद्दिद पेंटिंग्स भी नुमाइश का हिस्सा रहीं। आजकल के बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह के इवेंट्स बार बार ऑर्गेनाइज करें। ये मुनफरिद नुमाइश 10 जनवरी तक अपने देखने वालों के लिए चश्म बराह रहेगी। हमारे यहाँ तो इन दिनों अदब के हवाले से कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। वो कहते हैं ना कि नगमा है गम को भी है दिल गनीमत जानिए, बेसदा हो जाएगा ये साज़े हस्ती एक दिन। हाँ, अलबत्ता अगर तसलसल के साथ इस तरह की नुमाइशों के इनकाद को यकीनी बनाया जाए तो सूरत हाल में किसी कदर बेहतरी की उम्मीद रखी जा सकती है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए dunianews.tv। बाखबर रहिए और देखते रहिए दुनिया न्यूज़।